हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सीटेट 2024 दिसंबर में जो 15 तारीख को पेपर होने वाला है, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप सबको पता है कि ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से जो है आपको जो है पैडागोजी से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 15 नंबर जो है कंटेंट से देखकर मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पर्यावरण में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं और अच्छे तरीके से अच्छे नंबर से आप जो है सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों जो है इस चैनल पर जो है बहुत ही बेसिक तरीके से टॉपिक वाइज यानी थ्योरी के माध्यम से और एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट हैं मेन पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है सीटेट में बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है, देख सकते हैं आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। आज हम लोग को जो टॉपिक रहेगा पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, और इस टॉपिक में हम लोग जो है मेन पॉइंट है उन सभी को जो अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक लाइन पढ़कर, और जो है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मित्रों, पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है यानी पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा तंत्र होता है जिसमें समस्त यानी सभी जीवधारी यानी कि जितने भी जीवधारी हैं सभी जीवधारी जो है आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार का ऐसा तंत्र होता है जिसमें सभी जीवधारी सभी प्रकार के जीव आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ पर्यावरण में जो भी भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं उनके साथ जो है परस्पर क्या करते हैं तो क्रिया करते हैं। क्लियर है? जिसमें वे रहते हैं यानी कि जहाँ पे जीवधारी जो है क्या करते हैं, रहते हैं। सर्वप्रथम 1935 में यानी कि सबसे पहले 1935 में एजी टेस्ले ने पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। तो एजी टेस्ले ने किया, और कब किया तो 1935 में किया। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे ये देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो भी अध्ययन हम लोग करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। क्लियर है? पारिस्थितिकी का अंग्रेजी पर्याय इकोलॉजी है। यानी कि पारिस्थितिकी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे तो इकोलॉजी बोलेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हिकल ने किया था। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी पारिस्थिति को सबसे पहले जो प्रयोग किसने किया तो अर्नेस्ट हिकल ने किया। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। और आगे बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसकी क्रियात्मक इकाई होती है। तो आपका राइट आंसर होगा किसकी होती है तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होती है प्रकृति की क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति। क्लियर है? चलिए आगे अगर बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है एवं बड़ा भी हो सकता है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यह अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। यानी कि यह अस्थाई भी होगा और अस्थाई भी होगा। यह प्राकृतिक भी हो सकता है और यह नेचुरल भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। यानी कि प्रकृति द्वारा भी बनाया गया हो सकता है पारिस्थितिकी तंत्र, और जो है कृत्रिम रूप से यानी मानव जो बनाते हैं मानव निर्मित भी यह जो है पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। यह कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत है। यानी कि यह जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है छोटी छोटी इकाइयों में क्या है, वर्गीकृत इन सभी को किया गया है। जैसे स्वच्छ जलीय यानी कि साफ जल पारिस्थितिकी तंत्र, यानी स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पे स्वच्छ जल पाया जाता हो, साफ सुथरा। क्लियर है? अगर आगे बात करें तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि समुद्र में जो है जो भी जल पाया जाएगा वहाँ पे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाएगा। वनीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि वन का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादि। यानी कि मरुस्थलीय जो है ये भी एक प्रकार का क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा कि जो सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र किसको माना जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पारितंत्र को जो है सर्वाधिक उत्पादन पारितंत्र माना जाता है। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले पॉइंट की अगर बात करें
तो यहाँ पर जो है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन होते हैं, उन सभी को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में जानते हैं। तो इस तंत्र के दो प्रमुख घटक हैं, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके कितने घटक हैं, दो घटक हैं। कौन कौन से घटक, पहला घटक आपका जैविक घटक, दूसरा आपका हो जाता है अजैविक घटक। क्लियर है। तो एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जैविक घटक और अजैविक घटक को। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक, दो घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या क्या आएंगे, तो जैविक घटक में जो आपका आ जाएगा उत्पादक आ जाएगा, उपभोक्ता आ जाएगा, अपघटनकर्ता आ जाएगा। क्लियर है। और जो है यहाँ पर अगर आगे बात करें तो अजैविक घटक में जो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूर्य जो है, यहाँ पे सूर्य जो है क्या है, उत्पादक है। सूर्य जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य उत्पादक का कार्य करेगा। उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद आपका आ जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। क्या आ जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता। क्या आ जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएगा। उसके बाद आपका तृतीयक उपभोक्ता आ जाएगा। क्लियर है। अगर आगे बात करें तो इसकी ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा की अगर बात करें, सूर्य की जो है ऊर्जा है, सूर्य की जो है ऊर्जा इकाई कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे 10,000 ऊर्जा इकाई होती है। किसकी, सूर्य की। अगर उत्पादक की बात करें तो उत्पादक की जो ऊर्जा होती है 100 ऊर्जा इकाई होती है। अगर प्राथमिक उपभोक्ता की ऊर्जा इकाई की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 10 ऊर्जा इकाई होती है। क्लियर है। अगर द्वितीय उपभोक्ता की ऊर्जा इकाई की बात करें तो दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता की ऊर्जा इकाई कितनी होती है, तो 1 ऊर्जा इकाई होती है। इसको आप नोट करेंगे, डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाएगा ये। अगर तृतीयक उपभोक्ता की ऊर्जा की बात करें तो 0.1 ऊर्जा इकाई जो होती है किसकी होती है, तो तृतीय उपभोक्ता की होती है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर जो है 100 से सभी में क्या कर दिया गया है, भाग दिया जा रहा है। तो इस बात को आप लोग जो है अच्छी तरीके से नोट करेंगे। क्लियर दोस्तों। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैविक, यहाँ पे जैविक घटक के बारे में एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जैविक जो है इस घटक के अंग हैं। कौन, जैविक घटक के कौन कौन से अंग है, अभी पीछे पढ़े, उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटन करता है। यानी कि जैविक के कितने घटक हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता है। क्लियर है। चलिए अगर उत्पादक की बात करें तो उत्पादक जो है, यहाँ पर उत्पादक की बात करें तो पादप जगत, यानी कि पौधों का जो जगत होता है, अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। क्लियर है। यानी कि पौधे जो हैं उनको क्या बोला जाएगा, पारितंत्र का क्या बोला जाएगा, पौधों को उत्पादक बोला जाएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ से आपको पेपर में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पौधे जो है, पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे अगर बात करें दोस्तों उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता में देख सकते हैं कि जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो भोजन अपना स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, वे दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, तो उपभोक्ता बोलेंगे। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। आइए सभी उपभोक्ताओं को एक एक चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। तो उपभोक्ता जो है निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उपभोक्ता होते हैं, तो आइए उन सभी को एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करें। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी होते हैं। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं एवं पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं और पौधों की पत्ती खाते हैं और कोमल जो बिल्कुल नरम तना होता है उसको जो है खाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आ जाएंगे, तो टिड्डा आ जाएगा, बकरी आ जाएगी, हिरण आ जाएगी, गाय इत्यादि जो है ये सब जो है प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बात करें दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता किसे कहेंगे, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। यानी द्वितीय उपभोक्ता जो होता है उन शाकाहारी जीवों को खाता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। जैसे मेढक, बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि। यानी कि मेढक, बिल्ली और लोमड़ी जो है शाकाहारी जीवों को खाते हैं और ये जो है यानी प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं और ये द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला जो हम लोग को पॉइंट है तृतीय उपभोक्ता। यानी कि तृतीय उपभोक्ता
ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं, यानी तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, यानी कि तृतीय उपभोक्ता जो है किसको खाएगा, प्राथमिक को भी खा सकता है और द्वितीय उपभोक्ता को भी खाएगा। क्लियर है? या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं, या फिर दोनों को खा सकते हैं। ये प्राथमिक को भी खा सकता है तृतीय उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता को भी खा सकता है। जैसे तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में कौन कौन आएगा, जैसे शेर हिरण को खाता है। पता है आपको, शेर जो है किसको खाएगा, हिरण को खाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर शेर जो है क्या है, तृतीय उपभोक्ता है। क्लियर है? और लोमड़ी को भी खाता है शेर जो है, इस बात को याद रखिएगा, लोमड़ी को भी खाता है। यानी कि शेर जो है क्या है, तृतीय उपभोक्ता का श्रेणी में यहाँ पर जो है ये आएगा। क्लियर है? आगे बात करें सर्वाहारी। तो दोस्तों यहाँ पे सर्वाहारी की बात करें तो ये उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। सर्वाहारी जो होते हैं सभी को खाएंगे। ये सर्वाहारी जो होगा किसको खाएगा, सभी को खाएगा, यानी उत्पादक को भी खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाएगा। जैसे मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाता है और उत्पादकों को भी खाता है। बिल्ली हो गया, बिल्ली, कौवा, मोर इत्यादि जो हैं ये किस श्रेणी में आएंगे, तो आप याद रखिएगा ये सभी जो हैं किस में श्रेणी में आते हैं, मनुष्य, बिल्ली, कौवा और मोर। तो ये सर्वाहारी उत्पादक के रूप में माने जाते हैं और सर्वाहारी के श्रेणी में ये आते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगर आगे बात करें दोस्तों अपघटनकर्ता की बात करें तो दोस्तों अपघटनकर्ता का मतलब मृतक भक्षी, यानी कि मरा हुआ भक्षी। मृतक भक्षी यानी कि मृतकों को जो खाता है। मृतक भक्षी का मतलब जो मरे हुए को खाएगा। ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि जो भी जीव जंतु मर गए होते हैं उनको जो है ये अपघटनकर्ता जो है उनको जो है अपना भोजन बनाते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों का साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, यानी कि मरे हुए शरीर जो भी जीव जंतु मरे हुए होते हैं उनके जो भी उनमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है उनको साधारण भौतिक तत्वों में क्या कर देते हैं, अपघटित करते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे जीवाणु और कवक, यानी जीवाणु और कवक की श्रेणी में आएंगे तो अपघटनकर्ता में। और जीवाणु जो होते हैं और कवक जो होते हैं मृतक भक्षी होते हैं, यानी कि मरे हुए मृत शरीर को ये जो है खा जाते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट जो है समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगर आगे बात करें दोस्तों, तो अगर आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे बात करें अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या है, तो अजैविक घटक के बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लेरिफाई किया जाएगा। तो इस घटक के अंतर्गत किसके अंतर्गत, अजैविक घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा मतलब मिट्टी एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं। अजैविक घटक में कौन कौन पदार्थ आएंगे, तो याद रखिएगा प्रकाश आएगा, वायु, जल, मृदा और कार्बनिक पदार्थ जो है किस श्रेणी में आते हैं, तो अजैविक घटक के श्रेणी में आते हैं, जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं। ये जो है किसके लिए आवश्यक होते हैं, तो उपभोक्ता और उत्पादक के लिए अजैविक घटक जो है पदार्थ जो है इनके लिए आवश्यक होते हैं। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट आपका आ जाता है, अगला पॉइंट आपका है खाद्य श्रृंखला, खाद्य कड़ी। खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी, इस पॉइंट से जो है आपको सीटेट के दोस्तों पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाएगा। तो इसको अब खाद्य कड़ी क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होता है, इन सब पॉइंट के बारे में हम लोग अच्छे से अब डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको अब जानते हैं। यानी कि अगर बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है, यानी कि जितने भी जीव हैं उनका ऐसा क्रम होता है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। इन सभी के द्वारा जो होता है पारितंत्र में क्या होता है, खाद्य ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। यानी कि खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि जो भी खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होगा केवल एक दिशा में होगा। इस बात को आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे कि खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह होता है कैसा होता है, तो एक दिशा में होता है। इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के तौर पर यहाँ देख सकते हैं पौधे, टिड्डा, मेढक, सांप। यानी कि पौधे जो है पौधे को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा खाता है। और टिड्डा को कौन खाएगा, तो मेढक खाएगा। और मेढक को कौन खाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सांप खाता है। मेढक को क्या खाता है, सांप खाता है। क्लियर है? चलिए अगर आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आगे बात करें तो यहाँ पर जो है टिड्डा पौधे को खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा और मेढक को कौन खाएगा, सांप खाता है। यानी कि उपरोक्त उदाहरण में, यानी कि इस उदाहरण में पौधे भोजन का निर्माण करेंगे। पौधे जो है भोजन का क्या करते हैं, पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं एवं टिड्डा उनसे खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है।
यानी कि टिड्डा जो है पौधे से जो है क्या अपनी खाद्य ऊर्जा किससे प्राप्त करेगा, तो पौधे से प्राप्त करेगा। टिड्डा मेढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि टिड्डा को मेढक खाएगा और मेढक को जो है टिड्डा जो है खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है। एवं सांप मेढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। क्लियर है। खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर की हो सकती है, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला होगी कितने स्तर की होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर की जो है खाद्य श्रृंखला हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित करता है। यानी कि यहाँ पे प्रत्येक स्तर पर जिस भी स्तर पर, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, जो भी हो, वो जो केवल 10% जो है संचित ऊर्जा को अपने शरीर में क्या करता है, बदलता है। 10% ही ऊर्जा को क्या करेगा, बदलता है। बाकी 90% ऊर्जा की हानि हो जाती है, यानी कि जो भी 90% ऊर्जा जो होती है वो क्या हो जाती है, तो ऊर्जा की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, और 90% ऊर्जा जो है क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्लियर है। चलिए अगर आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आगे बात करें तो आप देख सकते हैं उपभोक्ता का 10% संचित ऊर्जा के रूपांतरण को, यानी कि उपभोक्ता द्वारा 10% संचित ऊर्जा के रूपांतरण को यहाँ पर जो है लिंडमैन, यहाँ पर कौन है, लिंडमैन, यहाँ पर देख सकते हैं कि लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। ये आप पॉइंट नोट करिएगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे कि उपभोक्ता द्वारा 10% संचित ऊर्जा के रूपांतरण को लिंडमैन, कौन, लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा गया है। क्लियर है। और ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो इस बात को आप नोट डाउन करेंगे कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे अगर आगे बात करें तो किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे। किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादक, जो भी मूल उत्पादक होंगे उसमें जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, अधिक ऊर्जा मिलती है, और जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलती है। यानी कि जो उपभोक्ता सबसे श्रेष्ठ होगा उसमें जो है कम ऊर्जा मिलेगी, और जो है मूल उत्पादक में है ऊर्जा जो है क्या होगी, तो अधिक मिलती है, और जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं उसमें जो ऊर्जा क्या होती है, कम मिलती है। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ से जो दोस्तों एक पॉइंट आपका बनता है, क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो आप हमेशा इसको ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, तो सीधा होता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो सीधा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आपको सीटेट के पेपर में बनेंगे, यहीं से पेपर आपका बनेगा, और एक एक पॉइंट का आपको क्वेश्चन जो है, और यहीं से क्वेश्चन आपका जो है मिलने वाला है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं। अगर आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। इस प्रकार ऊर्जा का पिरामिड जो होता है कैसा होता है, सीधा होता है। इस पॉइंट को आप जो है अच्छे तरीके से नोट करेंगे। क्लियर है। चलिए ये ऊर्जा का पिरामिड है। तो दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आगे बात करें ऊर्जा के पिरामिड जो है, ये ऊर्जा का पिरामिड है, और ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है। इस बात को आप क्या करिएगा, नोट डाउन करेंगे। क्लियर है। यहाँ से आपका एक प्रश्न देखने को मिलता है। अगर आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अगर आगे बात करें, नोट में यहाँ पे देख सकते हैं खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा को जैव सांद्रण कहते हैं। यानी कि जो भी खाद्य ऊर्जा है उसके द्वारा जो घातक रसायन बढ़ रहा है, घातक जितने प्रकार की रसायन हैं वो जो बढ़ रही हैं, घातक रसायन, यानी कि उसको जो है क्या बोलेंगे, तो जैव सांद्रण बोलेंगे। इस बात को जो है आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। क्लियर है। तो दोस्तों अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, अगले पॉइंट में हम लोग खाद्य जाल, यानी कि खाद्य जाल पढ़ेंगे। हम लोग खाद्य जाल के बारे में एक एक पॉइंट को हम लोग जो है अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थ्योरी के माध्यम से, यानी कि जो भी एनसीईआरटी बेस्ड आपका जो है ईवीएस का जो भी एनसीईआरटी बेस है,
थ्योरी के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, ईबीएस में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम कल फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।